Welcome back, students. Today, in the 11th lesson, we are going to study about the Wheatstone Bridge principle. The Wheatstone Bridge, सबसे पहले bridge क्या होता है? Now, a point where three or more wires meet. Here, like terminal A, junction A, we have three wires meeting. Terminal C, three wires meeting. Uh, and then joining between themselves. A और C के बाद बटने के बाद वापस जुड़ती भी हैं ये सी पर, ए से टूटकर सी पर जुड़ती हैं. सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ ब्रिज. ए से सी पे जाने का ये ब्रिज है. और ये ब्रिज जो है वो डिजाइन किया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, इसलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. कोई ये मत सोचते व्हीट मतलब आटा, स्टोन मतलब पत्थर, आटा पत्थर पुल. आटा पत्थर पुल नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या बोलता है उसको हम सीखने वाले हैं आज. और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ 80% ऑफ आवर प्रैक्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 12. इसको अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस हों, रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S, और वो इस तरह से ज्वाइंट हों जैसे यहां डायग्राम में दिख रहा है. टर्मिनल A और C के बीच में एक बैटरी ज्वाइंट है और टर्मिनल B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट है. ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है और इस तरह के अरेंजमेंट में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्या रिश्ता होता है, क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है. व्हीटस्टोन ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज हो रहा होता है. चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब में व्हीटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल होता है. ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही डिसाइड करता है कि आपका फ़ोन नॉर्मली साइलेंट पे रहता है, जैसे ही कोई आपको सिग्नल आता है तो ये रिंगिंग स्टार्ट होती है इसकी. ये फ़ोन को कैसे पता चलता है, तो इसको जानने के लिए हमको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा. So let's start. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School Udhampur, the technologically most advanced lesson brought to you today on Wheatstone Bridge Principle. तो फिजिकली देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा हमको. हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, ये भी एक पोटेंशियोमीटर है मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो ये भी रेजिस्टेंस है. और हमने देख सकते हैं ए और सी के बीच में एक बैटरी को जोड़ा है और ये गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है यहाँ पर. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में आप खास बात देखेंगे कि इसके अंदर जो डिविजन्स है ना वो सेंटर में है सुई. 1-2 लेफ्ट में भी है, 1-2 राइट में भी है. असली में कैसा दिखता है, तो ये तो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाता है उसको. गैल्वेनोमीटर बच्चों जब आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे दैट दिस इज व्हाट अ गैल्वेनोमीटर लुक्स लाइक. दो टर्मिनल्स होते हैं उसके, लिखा होता है डीसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. नाउ नेक्स्ट चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर की कहानी भी पढ़ेंगे. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, हाउ डज इट वर्क, कई सारी चीज़ें. बट अभी जो हमको दिखाई दे रहा है कि गैल्वेनोमीटर पे जी लिखा होता है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, नॉट गुलाटी. ओके, गैल्वेनोमीटर है और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन. 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन. बहुत सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर. इसमें आप देख सकते हो 30 डिविजन्स लेफ्ट में है और 30 ही राइट में है. और इसका मतलब वन डिवीजन, वन पिच्चू सा एक स्टेप आगे जाने में कितना करंट जाना चाहिए इसके अंदर, 20 माइक्रो एम्पियर्स. 20 माइक्रो एम्पियर में ये बिल्कुल वन डिवीजन हिलता है. और अगर इससे 30 टाइम्स ज़्यादा चला जाए तो ये 30 पे आ जाएगा, या तो लेफ्ट की तरफ जाएगा या तो राइट की तरफ जाएगा. तो गैल्वेनोमीटर में अगर ये ब्लैक वाला टर्मिनल इसका हायर पोटेंशियल पे हो, रेड वाला लोअर पोटेंशियल पे हो, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर. तो गैल्वेनोमीटर जो है वो उस तरफ जाएगा, राइट की साइड. ये नीडल जो है राइट की साइड जाएगी.
अगर इस तरफ का पलड़ा भारी हो, रेड वाला टर्मिनल हमारा हायर पोटेंशियल पे हो और ब्लैक वाला लोअर पोटेंशियल पे हो, देन दिस नीडल विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, इस तरफ घूमेगी। सो गैल्वेनोमीटर ना सिर्फ हमको ये बता सकता है that how much current is flowing through the galvanometer, but it can also inform us the direction in which the current flows. अभी यहाँ पे इस समय कोई बैटरी नहीं लगाई है, both the terminals are at the same potential, that is why the galvanometer needle is at 0, the center point. That means both the terminals are at the same potential. अगर मैं ब्लैक को 5 वोल्ट पे जोड़ दूं, इसको 0 पे जोड़ दूं, तो ये हायर है, तो हायर से लोअर जाएगा, तो ये नीडल हमारी राइट हो जाएगी। अगर रेड को मैंने 5 वोल्ट पे जोड़ा, ब्लैक को 0 वोल्ट पे जोड़ा, तो ये नीडल जो है हमारी लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो दैट इज हाउ गैल्वेनोमीटर वर्क्स। इसको समझना ज़रूरी है बिफोर वी टॉक अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा एक और स्ट्रक्चर में बनाया मैंने डायग्राम। ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इस तरह से एक रोम्बस के स्टाइल में है, 4 रेजिस्टेंसेस। यहाँ बैटरी है, वो दिखाई नहीं है मैंने यहाँ पर। तो ए और सी के बीच में बैटरी है और बी और डी टर्मिनल्स जो हैं इनको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है, राइट। तो ये गैल्वेनोमीटर 0 से एक साइड में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है ना, उसको डिराइव करना चाहते हैं। है क्या प्रिंसिपल? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो हमने वापस हैंड से स्ट्रक्चर बनाया है। तो वी सेड दैट वी हैव सपोज हियर हमने एक सर्किट बनाया, ये टर्मिनल्स के नाम रख दिए, एक रोम्बस की तरह बनाया, P नीचे Q, इधर R, इधर S, और यहाँ पे B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर के साथ एक की भी लगाई है हमने, ओके। और एक की हमने यहाँ पे लगाई है इधर सर्किट में। A और C के बीच में एक बैटरी जोड़ दी 20 वोल्ट की और एक की लगा दी यहाँ पर ताकि ऑन ऑफ कर सके हमको। अब देखो ये जो बैटरी है, सपोज I करंट खींचती है, तो I यहाँ से भी गुजरा, I पहुंच गया कहाँ पर? टर्मिनल A पर। अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे करंट्स को डिवाइड करने के लिए। सो A पर करंट कमिंग इन इज हाउ मच? इज इक्वल टू करंट गोइंग आउट। सो करंट अंदर आ रहा है I, लेट अस सपोज AB वाली आर्म में करंट गोइंग इज सपोज I1, तो कितना बच गया पीछे? I आया, I1 इधर चला गया, तो पीछे बच गया I माइनस I1। तो I माइनस I1 जाएगा इन द थ्रू द रेजिस्टेंस Q इन द आर्म AD, ठीक है। वी हैव यूज्ड किरचॉफ्स करंट लॉ टू डिवाइड द करंट, ओके। अब देखो B पर कितना करंट आ रहा है? B पर आ रहा है I1। Let us suppose the current flowing through the galvanometer, इसका नाम रख लेते हैं हम IG, current flowing through the galvanometer is IG। गैल्वेनोमीटर की अपनी अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और वो हमने उसका सिंबल रखा है कैपिटल G itself। दोनों काम कर गया, गैल्वेनोमीटर का नाम भी आ गया और अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता गया। इंटरनल मतलब अब बनाया है ना ये वाला डिवाइस हमने, देखो गैल्वेनोमीटर बनाया तो इसको बनाने में अंदर कोई मटेरियल लगा होगा, कॉइल लगी होगी, तो उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ लिखा भी हुआ है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओम है। 100 ओम का गैल्वेनोमीटर है, तो इसके अंदर की रेजिस्टेंस इज 100 ओम। तो हम प्रैक्टिकल भी है हमारे सिलेबस में, हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो वो तो थोड़ी देर में बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम लैब्स में जाएंगे। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल G। अब यहां से देखो AB से आ रहा था बच्चों करंट I1, IG यहां चला गया, कितना बच गया? I1 आया, I1 में से IG चला गया, तो पीछे बच गया I1 माइनस IG। तो BC आर्म के अंदर जो करंट जा रहा है थ्रू द रेजिस्टेंस R, दिस इज I1 माइनस IG।
ओके, अब यहां देखो, इधर से ए से डी की तरफ करंट आ रहा है आई माइनस आई वन, बी से डी थ्रू द गैल्वेनोमीटर करंट आ रहा है आई जी। करंट कमिंग इन को ऐड करेंगे विल बी इक्वल टू द करंट गोइंग आउट। सो यहां से आया आई माइनस आई वन, यहां से आया आई जी, तो डीसी आर्म में जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। वी हैव taught you this in the lecture number 9. नाउ डीसी से इतना करंट आया, बीसी से इतना आया, दोनों कमिंग इन शुड बी इक्वल टू द करंट गोइंग आउट। दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं, ये आई वन, यहाँ माइनस आई वन कैंसिल, यहाँ माइनस आई जी, यहाँ प्लस आई जी कैंसिल, कितना बचा, सिर्फ आई। तो इस बैटरी ने आई करंट दिया था पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर, उसने उतना ही आई करंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में पुल इन कर लिया है। ये हमने आपको कल पिछली क्लास में बताया था ना, दैट बैटरी उतना ही करंट अपने पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर भेजती है जितना उसको वापस नेगेटिव टर्मिनल पे मिलता है। दिस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। अगर आप अपने करंट्स को करेक्टली डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल आएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि मान लो हमने ऐसे रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस लगा दिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हम इसकी फर्स्ट की सर्किट, मेन की जो है K1, इसको हम स्विच ऑन करते हैं। सपोज इस की को, लेट मी कॉल दिस की एज की K1 की को ऑन करते हैं, तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस K2 की को भी ऑन करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर भी इस सर्किट का पार्ट हो जाएगा, तो पूरा सर्किट जुड़ गया। अब हम पाएंगे दैट गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है, या तो वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ गई होगी या वो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ गई होगी, किधर ना किधर तो जाएगा ही। जो उसका पलड़ा भारी होगा, मतलब अगर B हायर पोटेंशियल पे होगा तो गैल्वेनोमीटर नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, अगर D हायर पोटेंशियल पे होगा तो गैल्वेनोमीटर B की तरफ पॉइंट करेगा। उसकी नीडल यहाँ पे है ना, उसकी नीडल ऐसी, तो हियर, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो भी नीडल है ऐसे, वो कहाँ पॉइंट करेगी वो गैल्वेनोमीटर बताएगा। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है कि वोल्टेज एट पॉइंट B इज इक्वल टू वोल्टेज एट पॉइंट D। अगर वोल्टेज एट B विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट D, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन B एंड D विल बी 0। और ओम्स लॉ बोलता है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो करंट भी नहीं होता है। दैट मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG will be equal to 0. So if the current through the galvanometer IG is equal to 0, then this galvanometer G will give no deflection. ये 0 पे ही रहेगा ना, ऐसा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये 0 पे रहेगा। ऐसा होगा जैसे यहाँ पे है ना, 0 पे है गैल्वेनोमीटर। ऐसा अगर हो तो इसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। नल मतलब 0 पॉइंट। और 0 पॉइंट कब होता है, जब वोल्टेज एट B इज इक्वल टू वोल्टेज एट D। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को तब यूज किया जाता है जब ऐसा हालात आए, ऐसे हालात हम क्रिएट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से कोई डिफ्लेक्शन ना हो, वो नल पॉइंट पे हो। जब ऐसा होता है तब एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है। तब क्या होता है, द रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट वाली साइड को देखो, राइट वाली साइड को। लेफ्ट वाली साइड में P और Q है, राइट वाली साइड में R और S है। So I can say the value of resistance P divided by Q will always be equal to R divided by S. That is P by Q will be equal to R by S. ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी को बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। Once again, if no current flows through this galvanometer, then we say व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। कैसे दिखाई देगा, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगी, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, null point is achieved,
And when this happens, then the ratio of the resistances in the arms of the galvanometer would be same. That is, P by Q will be equal to R by S. Right? Now, we are going to prove this relation. We're going to derive this and prove this. Very important derivation. बहुत बार एग्जाम में आता है. State the Wheatstone-Bridge principle and verify it. तो हम verification पे जा रहे हैं. So I'm going to apply the Kirchhoff's voltage law to this loop. ये आधा वाला ये जो आधा ये ट्राइंगल है वाला कौन सा आपदा A B D A इस आधे वाले पार्ट को राइट तो आधे ट्राइंगल ये ट्राइंगल बन रहा है इस पे लगाऊंगा A B D A रास्ता मैंने चूज कर लिया पहले मैं A से B जाऊंगा फिर B से D और फिर D से A नाउ क्या बोलता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समिशन E इज इक्वल टू समिशन IR तो A से B चलते हैं करंट कितना है I1 रेजिस्टेंस की वैल्यू है P हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है वो तो सेम है ना लेट मी टेक ओके सो ये डायरेक्शन है हमारे चलने की A से B करंट की भी सेम तो साइन कन्वेंशन प्लस तो आई विल राइट I1 इंटू P सो PI1 प्लस PI1 IR की साइड में फिर मैं B से D जा रहा हूं करंट है कितना IG रेजिस्टेंस कितनी है कैपिटल G सो GIG हमारी चलने की डायरेक्शन भी इधर है करंट की भी यही है तो प्लस होगा सो प्लस GIG अब हम D पे पहुंच गए हम D से A की तरफ जाएंगे अब हम D से A जा रहे हैं इधर हम उधर जा रहे हैं लेकिन करंट A से D आ रहा है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए साइन कन्वेंशन होगा नेगेटिव रेजिस्टेंस है Q करंट है I माइनस I1 सो आई राइट माइनस कैपिटल Q इंटू I माइनस I1 और बैटरी आई क्या कोई बीच में बैटरी तो कोई आई नहीं तो इसलिए बोलेंगे जीरो बैटरी नहीं आई तो जीरो लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 अब देखो बड़ा आसान है याद रखना इस ट्राइंगल पे लगाया अब हम दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं है ना और दूसरे ट्राइंगल का नाम रखते हैं हम बकदेवी BC D और वापस B जहां से शुरू वहीं पे खत्म बकदेवी पे चलते हैं तो वापस समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R तो हम पहले देखते हैं हम जा रहे हैं इधर करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन सेम साइन कन्वेंशन प्लस रेजिस्टेंस है R करंट है I1 माइनस IG तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस R इंटू I1 माइनस IG दिया हमने R इंटू I1 माइनस IG अब देखते हैं हम अब जा रहे हैं C से D हमारे जाने की डायरेक्शन है ये C से D लेकिन करंट तो D से C आ रहा है और इतना करंट है और इतनी रेजिस्टेंस है तो साइन कन्वेंशन होगा माइनस तो आई विल से माइनस S इंटू माइनस I1 प्लस IG लिख दिया मैंने इसको माइनस S इंटू I माइनस I1 प्लस IG कहाँ पहुंच गए हम D पे अब हम जाएंगे D से E की तरफ ये रास्ता है हमारा और हमारा डायरेक्शन चलने की और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है देखो दोनों एरो ऑपोजिट है तो माइनस आएगा सो माइनस कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस माइनस कैपिटल G इंटू IG और कोई बैटरी आई क्या बैटरी तो नहीं मिली तो इसका जीरो नहीं है बैटरी तो जीरो सो विल राइट जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस GIG डाल दिया दैट्स इक्वेशन नंबर 2 ठीक है बच्चों अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर द ब्रिज इज बैलेंस्ड IG इज इक्वल टू 0 तो देखते हैं क्या होगा IG को 0 डाल दो एट नल पॉइंट IG इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
इसमें मैं IG को 0 डाल दूंगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, PI1 माइनस Q इंटू I माइनस I1 विल बी इक्वल टू 0, और इसको इधर ले जा सकता हूँ, Q इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू PI1, दैट बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1A। ओके, नाउ let me use equation number 3 in equation number 2। इसमें डालता हूँ, IG 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर साथ साथ और क्या खत्म हुआ, IG ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये वाला IG जो है वो भी 0 हो गया। क्या बचेगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 मॉडिफाई होगी तो क्या आएगा, ये आएगा, पहला टर्म आएगा तो 0 ही है, RI1 यहाँ से आएगा माइनस S I माइनस I1, और ये तो पूरा का पूरा हमारा 0 है। तो नेगेटिव को हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा S इंटू I माइनस I1 is equal to RI1। That's equation number 2 which has become modified and has become equation number 2A। Alright? Now what I'm going to do is I'm going to divide equation number 1A by equation number 2A। Divide करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड। तो मेरे पास आएगा, और भी कटेंगे I1 I माइनस I1 भी कटेंगे, हमारे पास आएगा बच्चों Q बाय S इज इक्वल टू P बाय R। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Q को नीचे ले आता हूँ और R को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आएगा P बाय, R ऊपर गया, Q नीचे आ गया, सो आई कैन राइट P by Q is equal to R by S। P by Q is equal to R by S, hence proved, hence verified। So अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाए तो हमने प्रूव कर दिया कि इसके लेफ्ट हैंड साइड, ये पलड़ा, इसको आप तराजू मान सकते हो, गैल्वेनोमीटर सेंटर में इस तरफ वाला पलड़ा P by Q is equal to R by S। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का तराजू है, व्हीटस्टोन ब्रिज। कब वैलिड है, ओ दिस इज वैलिड, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S ओनली व्हेन IG इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो हम रीडिंग तब लेते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए। राइट, लेट्स टेक अ पॉज। ओके, नाउ लेट्स लुक एट the reverse of a Wheatstone bridge। रिवर्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा एक सर्किट है, PQRS, एक गैल्वेनोमीटर है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है आपके साथ, अभी तक हमने पढ़ी है ये कहानी दैट इफ IG is equal to 0 then P by Q is equal to R by S। रिवर्स इसका उल्टा है, बोलता है that if P by Q is equal to R by S then IG will be equal to 0। अगर IG 0 है तो P by Q is equal to R by S। उल्टा भी तो सच होना चाहिए कि अगर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस P डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस Q अगर ये R by S के इक्वल हुई, तो इसका उल्टा मतलब ये भी है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट जाएगा नहीं, दैट इज द गैल्वेनोमीटर आर्म इज रिडंडेंट। जब करंट नहीं जाना, जिस रास्ते से करंट जाएगा ही नहीं, तो उसके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इट इज नॉट यूजफुल एंड देयरफॉर दिस आर्म कैन बी रिमूव्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बोलता है अगर P by Q is equal to R by S then no current flows to the galvanometer। जब इसमें से गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा ही नहीं तो इसको रखने का फायदा क्या है, हटाओ इसको, तो भी सर्किट क्या बन जाएगा, P by Q R by S। अब बीच की गैल्वेनोमीटर को हमने हटा दिया। ऐसा हटाने से बहुत फायदा हो गया हमको। फायदा क्या हुआ, सर्किट हमारा जो ऐसा देखने में कॉम्प्लिकेटेड था अब इजी लग रहा है। अगर कोई मुझे बोले बताओ व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो मैं बोलूँगा ये P और R जो है एक दूसरे के साथ सीरीज में है, Q और S भी सीरीज में है, और नीचे वाले का आंसर ऊपर वाले के आंसर के साथ पैरेलल में है। सीरीज में ऊपर की रेजिस्टेंस हो जाएगी P प्लस R, नीचे की हो जाएगी Q प्लस S, तो P प्लस R और Q प्लस S। और अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हो
तो हमने आपको सिखाया था प्रोडक्ट अपॉन सम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोडक्ट P plus R multiplied by Q plus S divided by P plus Q plus R plus S, राइट। और अगर ये चारों रेजिस्टेंस सेम होती, मतलब 5 5 5 5 होती, तो करके देखना, सब 5 5 ओम होती, तो ओवरऑल आंसर भी 5 ही आता। 10 10 10 होती तो 10 ही आता। ठीक, आप प्लीज करके देखिएगा। नाउ लेट्स गो टू सम एप्लीकेशंस। हमको दिया गया एक सर्किट है यहाँ पे 2 4 6 12 और ये 10। देखने से ही लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। तो सबसे पहले हमको चेक करना चाहिए कि क्या P by Q इज इक्वल टू R by S, 2 by 4 इज इक्वल टू 6 by 12। हाँ सच है, ये तो दोनों 1 by 2 हैं। और अगर because P by Q is equal to R by S, therefore there will be no current through this 10 ohm resistance, कुछ भी करंट नहीं जाएगा इसमें से। और अगर इसमें से करंट नहीं जाएगा तो इसके यहाँ होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सर्किट से इस 10 ओम को भगाया तो अब क्या बच गया मेरे पास 2 6 नीचे 4 12, 2 6 4 12, 2 और 6 क्या हुए सीरीज में 8, और 4 और 12 क्या हुए 16, तो बन गया 8 और 16। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन सम, सो 8 into 16 upon 24. So I say 8 2s are 16, 8 3s are 24. This becomes 16 by 3 or 5.33 ohm. So that is what the application is. We have found what is the effective resistance of the circuit. That was the question. Find R effective. ऐसे बिना व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज किए इसको करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये तो पता नहीं चलता यहाँ पे सीरीज कौन है और पैरेलल में कौन है, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल डी बी एंड डी इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। अगर बी और डी 0 है तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर यहां गैल्वेनोमीटर होता तो उसमें से करंट नहीं जाता। शाबाश, देखने में ये तो लग रहा है हमको व्हीटस्टोन की तरह, तो ये तो बैलेंस WSB मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। और हम जानते हैं इस साइड का पलड़ा का रेजिस्टेंस P by Q विल बी इक्वल टू R by S। अगर मैं यहां देखूं तो 10 और 10 एक दूसरे के क्या है पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव क्या आएगा 1 by RP इज 1 by 10 प्लस 1 by 10, 2 by 10 1 by 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं RP विल बी 5 ohms। इसका मतलब this whole thing is will behave like a 5 ohm resistance. तो P by Q 16 by 4 will be equal to X by 5, 4 4s are 16, so that is X is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 ohm। ठीक है, तो here let me show that to you together. So ये 16 है, ये 4 है, ये X है, ये 10 10 है, तो we find the effective resistance of X should be, X की वैल्यू अगर 20 ohm होगी then this bridge will be balanced, and if it is balanced only then the voltage between difference between B and D would be 0. Voltage difference between B and D would be 0. ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। What should be the value of resistance R for a balanced Wheatstone bridge? अब हमने 6 के पैरेलल में R लगा दिया है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब इस तरफ के रेजिस्टेंस का रेशियो 8 by 2 शुड बी इक्वल टू 12 अपॉन समथिंग। तो पहले तो ये समथिंग ढूंढना है हमको। 6 और R अगर पैरेलल में हो तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम 6 into R अपॉन 6 प्लस R। तो इन दो की जगह मैं 1 डाल दूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी इसकी वैल्यू, राइट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 6R अपॉन 6 प्लस R। तो 8 by 2 बैलेंस के लिए 8 by 2 विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 6R अपॉन 6 प्लस R। 2 4s are, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 4 into 6R अपॉन 6 प्लस R,
इधर क्या है, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2s are 4, तो क्या बचा मेरे पास, 2r अपॉन 6 प्लस r इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r इज इक्वल टू 6 प्लस r, और r को मैं इधर ले जाऊं, 2r माइनस r विल बी r इज इक्वल टू 6 ओम। तो अगर इस सर्किट के अंदर R की वैल्यू 6 ओम होगी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा, है ना। देखो अगर ये 6 होती तो ये कितना बनता, 6 और 6 का पैरेलल में आंसर 3 होता है, 12/3 4, वेरी गुड, 8/2 4, बैलेंस हो गया, वेरीफाई भी हो गया, चेक भी हो गया, राइट। So, friends, this is it as far as the Wheatstone bridge principle, its proof, and some numericals are concerned. In the next class, we shall learn some applications of Wheatstone bridge, which is a meter bridge. So far, so good. We will break here. Right. I hope it is there. Flashing. Okay.